हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी आपका एजुकेशन विद सुषमा जो आपका यूट्यूब फैमिली है वो पूरा 5K कंप्लीट कर चुका है। 5K फैमिली हम बन चुके हैं। आप सभी लोगों का दिल से आभार, धन्यवाद और आप सभी लोगों को भी शुभकामनाएं। ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे। आज आप लोगों के लिए 5K होने की खुशी में मैं लेकर के आई हूँ सॉल्व्ड पेपर 2017 का, और वो भी किसका? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, जो प्री का पेपर हुआ था, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। ठीक है ना? तो इसको आज कराने वाली हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपको अब कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा बीच बीच में। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसने जो पहले परीक्षाएं कराई हैं वो कराऊंगी। अभी जो 2021 में आपका रिसेंटली पेपर हुआ है 21 वाला 2022 में पीसीएस का, उसको भी आपके लिए लेकर के आऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 का पेपर है प्री का। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये क्वेश्चन आपका आया है। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। जेम्स एंड्रयू रैमजे नाम था लॉर्ड डलहौजी का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और लॉर्ड डलहौजी से इस बार क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि इतना डीप तो वो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपसे ये पूछ सकता है कि व्यपगत क्या है, व्यपगत के सिद्धांत जो है ना उसके लिए कौन फेमस है या किसने दिया था व्यपगत का सिद्धांत? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया। इस व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत देशी रियासतों के जैविक उत्तराधिकारी ना होने पर उन्हें कंपनी के शासन के अंतर्गत मिला लिया जाता था। यही व्यपगत का सिद्धांत था जो लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है, और लॉर्ड डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत के लिए फेमस है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करो। लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग था, है ना। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। कैनिंग वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बनता है, क्योंकि 1857 के बाद जो है पूरी स्थिति चेंज होने लगती है, और 1858 में वायसराय बनता है, और पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, दो क्वेश्चन बन रहे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा 1857 के बाद, तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और पहला वायसराय कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने क्या करा था? भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861 के द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक हाई कोर्ट न्यायालय की स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी कौन से वर्ष? देखो भाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में होती है, ऑप्शन डी। इसका पहले नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर और सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसकी स्थापना किसकी? जो पुराना नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी। और 1 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक होती है। उस गुप्त बैठक को करके भगत सिंह की भारत नौजवान सभा के सभी सदस्यों ने
सभा का विलय किसमें कर दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में किया, और एसोसिएशन को नया नाम मिला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो आपको याद रखना है कि कब इसका नाम हुआ था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। पुलिस के एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। सो काकोरी कांड से कौन सा संबंधित नहीं है? सो याद रखना है आप लोगों को, काकोरी कांड से संबंध किसका नहीं है? ऑप्शन बी, सूर्यसेन का नहीं था, क्योंकि सूर्यसेन जो था इन्होंने चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। तो आपसे पूछेगा चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। किसी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी थी। और 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेजी शासन को खत्म करने की घोषणा करी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? जल्दी से बताओ कौन सी ऐसी है जो उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? यक्ष आपने कल पढ़े थे, नाग भी पढ़े थे, किन्नर भी पढ़े थे, नाग है, ठीक है ना, नाग भी पढ़े थे लेकिन खासी नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। खासी, गारो, खासी, जैंतिया, ये पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी हैं। कहाँ की? मेघालय की। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था कब? खुड़बुड़ा का युद्ध जिसमें प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं, देहरादून में है ये, है ना। तो प्रद्युमन शाह शहीद होते हैं खुड़बुड़ा के युद्ध में 1804। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। आगे है, वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बताइएगा किसने किया था? गढ़वाल केसरी के नाम से फेमस कौन है? गढ़वाल केसरी के नाम से फेमस बद्रीदत्त पांडे। क्या हो जाएगा? बद्रीदत्त पांडे ने 1946 में क्या करा था? पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा कट गया है, इसे बद्रीदत्त कर लीजिएगा, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, सिंगोली की संधि कब हुई थी? सिंगोली की संधि, सिंगोली की संधि जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और किन राजाओं के बीच में हुई थी? नेपाल के जो राजा थे उनके बीच में हुई थी। 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर होते हैं। नेपाल की ओर से जो राजा थे वो थे गजराज मिश्र, और कंपनी की ओर से थे लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिल ब्रैडशाह। कौन था? ब्रैडशाह, इसने हस्ताक्षर किए थे। आंसर हो जाएगा 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में, ये थोड़ा सा कट गया बीच में, किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया था? तो आप सभी जानते हैं उन्हें पूरे विश्व भर में चिपको विमेन के नाम से जाना जाता है, और इसी चिपको आंदोलन को शुरू करने जिन्होंने जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनका नाम है गौरा देवी। क्या है? गौरा देवी, है ना। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। 1974 में जब पुरुष नहीं थे गांव में, रैणी गांव में महिलाओं ने क्या करा था? पेड़ों से चिपककर रैणी गांव के जंगलों को विनाश से बचाया था, कटने से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन है? आंसर दीजिएगा, परमार वंश का संस्थापक कौन है? इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। परमार वंश का जो संस्थापक फाउंडर माना जाता है वो कनकपाल। देखिए कनकपाल लिखा हुआ है, ठीक है ना, कनकपाल यहाँ पर। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्राचीन पर्वत वलित पर्वत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोगों को ध्यान रखना है। एंडीज पर्वत
प्राचीन नहीं बल्कि क्या है, नवीन वलित पर्वत है। कौन सा आपका, एंडीज, ऑप्शन सी। बाकी यूराल, अरावली, अपलेशियन, ये प्राचीन वलित पर्वत है और एंडीज नया है। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? मूल स्थल रूप कौन सा है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ज्वालामुखी शंकु। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी शंकु हो जाएगा। आगे है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किससे? सबसे ज्यादा जो तटीय अपरदन होता है, अच्छा तटीय अपरदन किसके द्वारा होता है? लहरों से होता है। किससे होता है? लहरों के द्वारा हो। सागरीय लहरें तटीय भाग पर अपरदन कार्य करने में सबसे अधिक सहयोग प्रदान करती हैं। तटीय भाग में लहरें अपसंघर्षण, घोला या रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या करती हैं? जलदाब द्वारा अपरदन की क्रिया को संचालित करती हैं। तो सबसे ज्यादा जो अपरदन होता है वो किससे होता है? तटों में लहरों से। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो देखो बेटा, वायुमंडल का आपसे पूछ सकता है कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो 5 परतें इसमें देखने को मिलती हैं, है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो होती है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ के बाद समताप, है ना। और जो ओजोन परत पाई जाती है वो किस में मिलती है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितनी है परिधि? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका 6 है, ठीक है ना। बताइए आप, आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 40,000। क्या हो जाएगा? 40,000 किलोमीटर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न सागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत, यहाँ पर कर लीजिए ना, प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना है, जो कनारी है, कनारी को छोड़कर बाकी क्यूरोशियो, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट, ये सारी की सारी जो धाराएं हैं ये प्रशांत महासागर से रिलेटेड है, बट कनारी की नहीं है, क्योंकि कनारी धारा का संबंध उत्तरी अटलांटिक चक्र से, किससे है? उत्तरी अटलांटिक चक्र से है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। कैसी है बेटा? ठंडी जलधारा है। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साफ्टा का गठन किस वर्ष हुआ है? 7 विकासशील देशों के मुख्य रूप से इसमें भाग लेते हैं। इसके अंतर्गत सार्क समूह के, यानी कि सार्क कंट्रीज के 7 विकासशील देशों ने इसमें मुख्य रूप से पार्टिसिपेट किया था और इसका गठन 1993 में हुआ था। आगे है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? समय की एक प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, उष्णकटिबंधीय वर्ष भी, चंद्रमास भी होता है और दिवस भी होता है, लेकिन मानक समय नहीं होता। मानक समय वो समय होता है जो किसी देश या विस्तृत में भूभाग के द्वारा लोगों के व्यवहार के लिए अपनाया जाता है, ठीक है ना। तो यह आपको ध्यान रखना है। बाकी ये प्राकृतिक यूनिट होती हैं, उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, दिन, दिवस, है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19, 150 क्वेश्चन है आपके इस पेपर में। बादल परिणाम है, बादल किसका परिणाम है? तो याद रखना है, बादल वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के सघन से बने जलकण या हिमकणों की दृश्यमान राशि होती है, इसी को क्या कहते हैं? बादल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, संघनन के परिणाम है। निम्न में से कौन सा एक युग में गलत है? तो बच्चे कौन सा युग में गलत है? देखो भाई, डोंडी ताल की बात करूं तो ये उत्तरकाशी में है, और बेनी ताल की बात करूं तो ये चमोली में है, और बासुकी ताल की बात करें तो कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग। लेकिन अगर देवरिया की मैं बात करूं तो क्या देवरिया ताल टिहरी में है? नहीं, रुद्रप्रयाग। ऑप्शन बी आपका गलत है। नेक्स्ट है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है, क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट में बता सकते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है?
तो आप जानते हैं खतलिंग गढ़वाल यानी कि टिहरी गढ़वाल में है। भिलांगना नदी का ये स्रोत है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट है, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है किसकी? पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है किसकी सहायक है? सो बच्चे ध्यान रखना है, पूर्वी धौलीगंगा काली नदी, जिसका सबसे ज़्यादा बेसिन क्षेत्र भी काली का ही है उत्तराखंड में, इसकी सहायक है। काली नदी का उद्गम कहाँ से? पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास जैक्सर श्रेणी के काला पानी से होता है। आगे, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? तो पहला था हमारा कौन सा था? जिम कॉर्बेट। दूसरा है हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है, ये 3 जिलों में फैला है, HDP यानी कि क्या? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी। और देहरादून में इसका मुख्यालय है। 1983 में क्या होता है? 1983 में स्थापित ये पार्क मोतीचूर अभ्यारण्य, चिल्ला अभ्यारण्य और राजाजी, इन 3 को मिलाकर बनाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 24, कलियासोंड भूखलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? कलियासोंड भूखलन क्षेत्र, तो ये आपका जो है कलियासोंड भूखलन क्षेत्र श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में है। और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो किसकी सही है पश्चिम से पूर्व की ओर? वन्यजीव की। वन्यजीव विहार कितने हैं जल्दी से बताओ? 7 है। तो पूछा क्या है यहाँ पर आपका? पश्चिम से पूर्व। सब पश्चिम में कौन सा है? केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर बिनसर, फिर अस्कोट। अस्कोट पिथौरागढ़ में, बिनसर अल्मोड़ा में, नंदा देवी चमोली में, केदारनाथ जल्दी से बताओ कहाँ पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? केदारनाथ, नंदा देवी और अस्कोट, बिनसर और अस्कोट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बताइएगा, ये क्वेश्चन आपका आया है, दोआब दे रखा है और नदियां दे रखी हैं। तो बेस्ट दोआब किन के बीच में है? किन नदियों के बीच में? व्यास और सतलज के बीच में है। बारीक दोआब किसके बीच में है? याद रखना है आप लोगों का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बारी द्रावी तथा व्यास के मध्य में है। और रचना की बात करें तो 26 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बता, जल्दी से बताओ भाई। देखो मैं बताती हूँ, बिस्ट आपका किसके बीच में? बिस्ट दोआब आपका व्यास और सतलज के बीच में हो जाएगा। बारी आपका बारी दोआब जो है ना, ये रावी और व्यास नदियों के बीच में है। रचना की बात करें तो रचना आपका किसके बीच में है? दोआब, चिनाब और रावी के मध्य में स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी तो दे नहीं रखा है, तो कहाँ पर आ रहा है? 3, 2, 1 किस में आ रहा है? एक ही में आ रहा है, ऑप्शन ए। एक और पूछा जाता है चाज दोआब। चाज दोआब जो है ना, ये चिनाब और झेलम के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो जैव विविधता, सबसे ज्यादा जैव इनमें से सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता देखने को मिलती है ना बेटा, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? पश्चिमी घाट में। ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट यहाँ पर आता है, ठीक है ना। देखो ये है तट, ये है तट, इनके अंदर जो पड़ता है वो घाट पड़ते हैं। तो ये आपका जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र यही है, पश्चिमी घाट। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर सही होगा। सॉरी।
आगे क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। यहाँ पर देखो भाई, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है पश्चिमी घाट। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट में पर्वत होता है ब्रह्मगिरी, तो कावेरी तो भैया ब्रह्मगिरी से निकलती है। बेरीनाग झरना, बेरीनाग श्रोता या बेरीनाग झरना है ना, इसका उद्गम कहाँ से है? झेलम से है। और महाबलेश्वर की बात करें तो महाबलेश्वर, बताओ भाई, कृष्णा नदी हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? 1 2 3 यहाँ पर सही आंसर। एक है स्वर्ण रेखा, यहाँ पर डी ऑप्शन और कर लीजिएगा। स्वर्ण यहाँ पर बना लीजिए, नागपुर है ना, आपको नागपुर बनाना है और उसके बाद लिख लेना है स्वर्ण रेखा नदी, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी जो है इसी में छोटा नागपुर के पठारी भाग से ये निकलती है। तो उद्गम क्षेत्र कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट। झेलम का उद्गम स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना है, वो है कौन सा? बेरीनाग झरना है। कौन सा है? बेरीनाग झरना है। अगर बात करें कृष्णा, कृष्णा रिवर का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। कौन सा है? पश्चिमी घाट महाबलेश्वर, आपको याद रखना है। स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठारी भाग से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आपका सही होगा। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में तो याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी का नाम पूछेगा तो आप यहाँ पर टिक करेंगे क्या? ऑप्शन सी गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी है ना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी से जाना जाता है और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बोल सकते, पहले नंबर पर गंगा है। भारत में सर्वाधिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला जनपद कौन सा? सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला जनपद तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है ना, लाई जा रही है, वो है इनसेट। क्या है बेटा? इनसेट। क्या हो जाएगा? इनसेट यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, दक्षिण गंगोत्री क्या है? लो भाई, दक्षिण गंगोत्री क्या, मैं आपको बोलूं, अगर यूकेपीएससी निकालना है तो एनसीईआरटी सार संग्रह जो उनकी है, किसकी? महेश कुमार वर्णवाल वाली है ना, उसको एक बुक को पकड़ो, 100 बुक पढ़नी जरूरी नहीं होती है। एक बुक पढ़ लो, उत्तराखंड का कोई एक बुक पढ़ लो, जैसे परीक्षा वाणी को पढ़ो, उसके बाद बीएस नेगी की जो नई ऑब्जेक्टिव आई है इसके क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। इतना उसे अच्छे से तैयार करो, कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, 100% गारंटी है। करंट अफेयर मैंने कहा है कि मैंने कुछ उत्तराखंड के करा दिए हैं, नेशनल इंटरनेशनल के 800 MCQs आपको करा दिए हैं। आप बच्चे टॉपिक वाइज फिर आपका 1 लाइनर शुरू कर दूंगी, तो वो हो जाएगा। और एनसीईआरटी भी कुछ सब्जेक्ट में आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी, आप उन्हें कर लीजिएगा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री है ना, तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? जो हमारा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर जो है इंडिया का अंटार्कटिका में, वो दक्षिण गंगोत्री ही है। तो अंटार्कटिका के आंसर क्या हो जाएगा? 33 का यहाँ पर ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र जो कि पहला है। स्थापित कब हुआ? 1984 में स्थापित हुआ था और वर्तमान में ये स्टेशन जो है अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन पहला है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है बताओ? केरल के तट को मालाबार कहते हैं, कोंकण तट महाराष्ट्र गोवा वाला आ जाता है। अगर मैं कोरोमंडल तट की बात, ये सिरकार तट ना आपका, ये सिरकार तट आपका उड़ीसा वाला आता है, ठीक है ना, आंध्र उड़ीसा के बीच का। कोरोमंडल तट की बात करूं तो कोरोमंडल तट आपका आता है तमिलनाडु का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर ऐसे जो है प्राचीन काल में से चोल मंडल भी कहते हैं,
क्योंकि यहाँ पर चोल राजवंश के द्वारा शासन किया गया था, इसीलिए। आगे है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो कौन कौन से स्टेट भाखड़ा नागल परियोजना से, अब पूछ लेगा भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागल पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है ना। तो यहाँ से जो जल प्राप्त होता है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनको दिल्ली को। तो जो सही क्रम की अगर बात करूँ, हिमाचल तो है ही, ऑप्शन सी होगा, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। नेक्स्ट आप लोगों का है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को, एनसीईआरटी की पॉलिटी कंप्लीटली मैं आपको करा चुकी हूँ, उसको वीडियो को देख लेना जा करके। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? और ये जब मैं आपको BS नेगी की पहले बुक करा रही थी ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 का सॉरी 36 का 36 का हो जाएगा 164, आर्टिकल 164 के तहत नियुक्ति होती है। आगे है, उत्तराखंड में से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं भैया उत्तराखंड से? 37 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी लोकसभा के, है ना। और आगे क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने थे? तो मनोनीत सदस्य उस टाइम पर होते थे, एक होता था, वो था एंग्लो इंडियन था, क्योंकि विधानसभा की कुल सीटें 70 हैं और एक एंग्लो इंडियन होता था। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया है। राज्यों की विधानसभा में जो राज्यपाल और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, उसे समाप्त कर दिया है। तो 2016 में तो था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, लेकिन अभी नहीं है, अब इसे समाप्त कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी कहाँ पर है? बताओ भाई। तो लबासना, किसे किसे जाना है लबासना? मुझे भी जाना है। बताओ भाई। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मसूरी में है। तो वो तो आप अभी भी चले जाते हो, मसूरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बताओ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष याद रखना है, 40 का आंसर हो जाएगा ANAP नवानी। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में अच्छा मुझे बताओ कि जब मैं आपका नोटिस पढ़ रही थी जो लोक सेवा आयोग ने जारी किया था, तो मैंने कहा था आप करंट अफेयर का एक यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेना। आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहले तो AP नवानी है ना। अभी वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला, तो पहली महिला राज्यपाल ऑप्शन सी मार्गरेट अलवा थी, दूसरी बेबी रानी मौर्य थी। आप मेरी खांसी से परेशान हो गए होंगे, बट मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ, ठीक ही नहीं होती है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? इन सभी संस्थाओं को माना गया। इन सभी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था लेकिन 2019 में ये खत्म हो चुका है और जम्मू कश्मीर अब बन चुका है हमारा एक राज्य। क्योंकि ये 2019 में ख़त्म हुआ, पेपर हम कर रहे हैं 2017 का, टेंशन मत लो, 2017 का कर रहे हो, 2021 का भी 1-2 दिन रुको, वो करा देंगे भैया, हो सकता है कल ही आ जाए। तो 370 के तहत था, लेकिन इसे अभी समाप्त कर दिया है ना, 35A और आर्टिकल 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था, इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है, एक है लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर। कब बने हैं ये केंद्र शासित प्रदेश? 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का देखेंगे भैया, क्वेश्चन क्या है 44, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो बताओ,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का सी, अनुच्छेद 15 एंड 16। अब जो EWS है आपका, मुझे बताओ, EWS करते रहते हो ना, ये आपका कौन सी आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? जल्दी से बताओ EWS का, कमेंट करके बताओ इसका। 15-16 में से ही एक है। भारतीय गणराज्य की संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है ना, वो है अनुच्छेद 21 है। कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। अब मैं पूछ रही हूँ, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? बताओ। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ है? भाई मैं बोला ना कि आप जो NCERT सार संग्रह है ना, पॉलिटी वन लाइनर, उसको पढ़ लो भाई। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? मैंने तो कराया भी आपको, पॉलिटी, हिस्ट्री भी करा दूंगी, ज्योग्राफी भी करा दूंगी, और कुछ। 46 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात करता है। ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद से। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित हुआ था? सार्क सम्मेलन भारत में 16 से 17 नवंबर 1986 को बेंगलुरु, पुराना नाम बेंगलोर जिसका था, वहां पर हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है, वर्ष 1997 में, 97 में, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? क्योटो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, वहां पर हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में उत्सर्जन की फलस्वरूप जो भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है ना, उसके लिए। तो जापान का क्योटो शहर में 1 से 10 दिसंबर 1997 को ये एक सम्मेलन आयोजित होता है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का 50 है, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। देखो भाई, पहल ना करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, तो यहाँ पर ये सारे के सारे पहलू हैं। आगे है, वर्ष 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? ब्रिक ब्रिक यानी कि ब्रिक्स के नाम से आज आप जिसे जानते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं होता था तब तक ब्रिक था, उसके बाद ब्रिक्स बना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 51 का यहाँ पर ए, जिम ओ निल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जिम गोल्डमैन सैक से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लिख लो भैया, गोल्ड मैन सैकस। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को प्रारंभ किया गया था? सो किसके टाइम पर किया गया था? PV नरसिम्हन के टाइम पर 1991 में किया गया था। आगे क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है? सो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन एक तरीके से लगा सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, TMC। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वावली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? रजनी कोठारी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को जो मान्यता दी जाती है वो है निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और इसकी हाल ही में 2022 में
राजीव कुमार नए निर्वाचन आयुक्त बने हैं? तो ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि आपकी परीक्षा में पूछा जाए। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग की बात की गई है? 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति गठित कब हुई है? 1977 में हुई थी। पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? तो ये जो है राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची। आप जानते हैं कि जो राज्य सूची, आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। वो अनुसूची कौन सी है? 7। ठीक है ना। इसमें 3 अनुसूचियां, एक राज्य सूची, संघ सूची, एक समवर्ती सूची। और राज्य सूची में ही ये आपका आता है। पंचायत में, पंचायती राज में 29 विषय हैं, उत्तराखंड में 14 लागू हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ये खांसी कैसी है ना, जब मैं पढ़ाने लगती हूँ तो मेरे को खांसी स्टार्ट हो जाती है। चलो, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? सो आर्टिकल है बेटा आपका 243 डी, यहाँ पर सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है? सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई है? ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुई है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई है? स्कूली शिक्षा को। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो जल विद्युत परियोजनाएं चैप्टर आपको जल्दी ही कराने वाली हूँ। तो सबसे बड़ी आप जानते हैं वो है टिहरी। कौन सी है? टिहरी है। इसकी जो हाइट है किससे बना हुआ है? काफर बांध का निर्माण है ना। 260.5 मीटर की ऊंचाई पर है। भिलांगना और भागीरथी के संगम पर है। एशिया का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। किस डैम को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है? टिहरी डैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। उत्तराखंड का हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है हरेला है हरियाली यानी कि पौधारोपण से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन, और साथ ही जो हरेला है वो ऋतुओं के आगमन का क्या करता है? ऋतुओं का स्वागत का त्योहार माना जाता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है एयरपोर्ट संचालित होता है वो है जौलीग्रांट। टोटल एयरपोर्ट कितने हैं परिवहन कराया है? कमेंट करके बताओ। जौलीग्रांट तो देहरादून में है। टोटल एयरपोर्ट कितने हैं, कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, तभी कंटिन्यू करूंगी जब आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए थे? 2015 में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में सर्वाधिक संख्या में पर्यटन दर्शनार्थ आए थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, एक चैप्टर और इम्पोर्टेंट है वो है जनगणना। 2011 की जनगणना यूकेपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। आज आपको 2017 का करा रही हूँ, कल आप लोगों को पॉसिबल होगा तो 2021 का पेपर कराऊंगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत की विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? चाइना।
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई है? 1999 से 2000। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? हरियाणा। कहाँ का है? हरियाणा। ठीक है ना। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 877 है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक कौन सा है? गैर मौद्रीकृत उपभोग। ऑप्शन डी। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, 14वें वित्तीय आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले का मात्र कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा डी 42। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी सर्विस सेक्टर। निम्नलिखित में से तीसरा सेक्टर है, तीसरा क्षेत्र होता है निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर 2016 में 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। लेकिन उसके उर्जित पटेल के बाद 25वें बने थे शक्तिकांत दास, और दूसरी बार फिर से उन्हीं को अपॉइंट किया गया है। तो 25वें और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2016 का था तो उर्जित पटेल, लेकिन अभी आपसे पूछेगा यहाँ पर शक्तिकांत दास। 2022 में इनका टाइम जो है बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। इन तीन चीजों पर ये आधारित है। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो 76 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 हेक्टेयर से कम। ब्रिक संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? जब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यहाँ पर ऐड हुआ तो ब्रिक्स बना। उससे पहले ब्रिक BRIC यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, और एस यहाँ पर लग गया साउथ अफ्रीका 2010 सितंबर 2010 में। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज अब आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। वाणिज्यिक सेवाओं में निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में कौन सा स्थान था? 2014 में जो स्थान था 78 का ऑप्शन हो जाएगा बी 8वां स्थान था। अच्छा, मानव विकास सूचकांक आया था ना, तो 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो 132वीं रैंक थी। टॉपर स्विट्जरलैंड था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक वाला जो जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछेगा तो भारत की रैंक 132 थी। टोटल देश 191 में से 132 2021 में, ठीक है। टॉप स्विट्जरलैंड पर रहा है। आगे क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक ओपेक की फुल फॉर्म देख लेना भाई, आती है ओपेक की फुल फॉर्म कई बार। निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? विशेष बल है तो किस पर विशेष बल है? ये 79 का सी पेट्रोलियम की कीमत पर नियंत्रण और उत्पादन दोनों पर ही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। एक तो फुल फॉर्म याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक। हेडक्वार्टर पूछा जाता है बेटा इसका कई बार, वियना में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। वियना आप जानते हैं ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसकी राजधानी वियना है। और जो ये वियना है पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो ये डैन्यूब नदी के किनारे। कौन सी? डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का और इसका स्थापना 1960 में हुआ था और 1961 में लागू हो गया था। 12 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? वर्ल्ड बैंक 1944 में वर्ल्ड बैंक का गठन। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है जो पोटोमैक नदी के किनारे है। और यहाँ पर डेविड मालपास जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए 189। और 189वां कौन सा है यहाँ पर सदस्य देश? आपको ध्यान रखना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यहाँ पर नोरू बना था। कौन बना था? नोरू बना था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो कौन ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी करता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व आर्थिक फोरम। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका हापुड़ में। कहाँ पर है? हापुड़ में यहाँ पर स्थित है। सो आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ है? 84 का आंसर याद रखना है 2005। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका सही होगा। जीन है तो जीन क्या है? आप देखो ये आपका यूकेपीएससी का एग्जाम है प्री का, तो लेवल थोड़ा समझ सकते हो। ज़्यादा हाई नहीं पूछेगा बट ऊपर ऊपर से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ज़्यादा डीप घुसने की कोशिश मत करो। अब डीएनए का एक भाग होता है। ऑप्शन ए। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस मैंने आज ही कराया है। मुझे बताओ कब मनाते हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस? एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या? रक्त। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, नोरियो तानीगुची ने करा था 1974 में। ऑप्शन बी, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ है? उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? सॉरी तो ये है कहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा ए, देहरादून में है। निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? सो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एंड जलवाष्प। सो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है किसमें? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, देखो कैलकुलेटर में भी, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी, ट्रांजिस्टर में भी। ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो देखो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना ये नाभिकीय संलयन का होता है, ना कि नाभिकीय विखंडन का। और आपसे पूछ लेगा भाई तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना किससे संबंधित है, तब आप क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है आप लोगों का, सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में क्या होते हैं? तो याद रखना है इसमें प्लस माइनस। आपका ऑप्शन ए ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? तो कौन सी यहाँ पर यांत्रिक तरंगें हैं? ध्वनि तरंगें। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है या घटती है या अपरिवर्तित रहती है?
तो ये घटती है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का 96, आंसर दीजिएगा। 96 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर सही होगा। 10 की पावर -9 मीटर। एक भूस्तर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, कितने का होता है? 24 घंटे, 24 आवर का होता है। आगे है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम पॉलीटे ट्राइफ्लूओरोएथिलीन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? 99 का सी, पीतल और तांबा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। रेड डाटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा होता है? सो याद रखना है, इसका जो प्रकाशन होता है वो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा संकटग्रस्त जातियों के संदर्भ में ये जारी होता है। उत्तराखंड में 5 बुरांस के पौधे होते हैं, इनकी क्या विशेषता है? तो ये समशीतोष्ण वनों की विशेषता होती है, बांज और बुरांस। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है ये? ऑप्शन ए, इन सीटू संरक्षण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतवर्ष का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क 1936 में गठन होता है, तो ये था हमारा जिम कॉर्बेट। समानांतर फसल का एक उदाहरण कौन सा है? समानांतर फसल का उदाहरण गेहूं और सरसों है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? 106 का यूनिक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू की फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ जल्दी। मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है, तो कौन सी? कैश स्मृति। कौन सी होती है बच्चे? कैश स्मृति होती है। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत संचार चैनल जो होते हैं ना, उनके एक दिशा में जानकारी भेजता है। प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, वो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा आपका भी TCP/IP, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हार्डवेयर इज ए सर्विस। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ है? 11 का ऑप्शन ए 1 अगस्त 1949 को हुआ था। टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था जिन्होंने विलय किया था? मानवेंद्र शाह ने किया था। आगे क्वेश्चन क्या है? महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? मैंने कल ही कराया है, महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? द्विज श्रेष्ठ के नाम से। जो क्वेश्चन अभी मैं नई बुक से करा रही हूँ ना, उनको तो मैं बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल मत छोड़ना उनको। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? उत्तराखंड का जो भी आपका पोर्शन अभी कराया जा रहा है वो कम्प्लीटली उसी बुक से है, एक भी आपको वीडियो मिस नहीं करनी है। 113 का डी बाड़ाहाट उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? और सौम्य काशी भी उत्तरकाशी का ही नाम है, ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है? किंगरी विंगरी नीतिमाणा आप जानते हैं, गिरिद्वार, धुरा, दर्रा,
ऑप्शन क्या हो जाएगा? दर्रे। चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इस बार पूछ सकता है। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा जनपद से हैं, या तो इनका जनपद पूछेगा या ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या? सी हो जाएगा, बैडमिंटन से इनका भी संबंध है। चिराग सेन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने उत्तराखंड से 2016 में जो पेरू में होने वाली जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप थी उसमें अपने साथी खिलाड़ी की कुहू गर के साथ इन्होंने हिस्सा लिया था, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और इस बार कॉमनवेल्थ में तो भाई लक्ष्य सेन ने स्वर्ण दिलाया है, रजत भी जीता है। मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? पाली पछाऊ, जौनसार, रवाई। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से किसको पकड़ने की परंपरा है? मछली। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन करते हैं। कहाँ करते हैं? देहरादून में करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो पहला मैं आपको करा चुकी हूँ, भारत और विश्व में प्रथम, उसे आप देख लेना। ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। बोड़ी पहाड़ियों में इसका यहाँ पर बनाया जा रहा है। रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? गोला फेंक। तो आपको इस बार जितने भी आपके 2020 का ओलंपिक हुआ है, मैं आपको टोक्यो ओलंपिक फिर से करा दूंगी, कुछ छूटेगा ही नहीं, है ना। नासा का अंतरिक्ष यान कैसनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो ये आपका करंट से रिलेटेड हो गए हैं अब, तो ये आपका जो प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है ना, करा दूंगी, ठीक है ना। ऑप्शन सी शनि, है ना। 2004 में हमारे सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि और उसके प्राकृतिक उपग्रहों के अध्ययन के लिए इसे भेजा गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सही होगा। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? ड्रैगन के यहाँ होगा, चाइना के यहाँ, ठीक है ना। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकीय पदक 2015, आप देख रहे हो ना करंट अफेयर, 2017 में पेपर है और 2015 का पूछ रहा है। ऑप्शन सी अब्राहम वर्गीज। तो आपको 2020, 21, 22 का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल। वो चीज़ें पूछता है यूकेपीएससी जो पहली बार चीज़ें होती हैं। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? CRPF को 88वीं बटालियन के रूप में पहली महिला बटालियन को गठित किया गया है। नेक्स्ट है कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? तो समझौते और सहयोग का जल्दी कराऊंगी, भारत, चीन और नेपाल। नेक्स्ट है किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? ये सारे क्वेश्चन अब जो आ रहे हैं करंट अफेयर के। ऑप्शन ए वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं, क्या कहलाती? मसाला बॉन्ड। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? ऑप्शन डी राधिका मेनन। 7 जुलाई 2016 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने सागर में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित करने का निर्णय दिया था। इन्होंने ये पुरस्कार क्यों जीता है? 7 मछुआरों की जान बचाने के। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है वर्ष 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? भाई आ गया, आबू धाबी के युवराज थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है कि जो हमारी गणतंत्र दिवस परेड में झांकी रही थी उसमें किसे किसे दिखाया गया? कल की वीडियो में बताया मैंने, जाकर देखो। बथुकंपा किस राज्य का पर्व यानी कि त्योहार है? तो त्योहार भी पूछे जाते हैं। शरद ऋतु का त्योहार है, हिंदू महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य।
सबसे नवीनतम लेटेस्ट स्टेट हमारा तेलंगाना है। 2 जून 2014 को गठन हुआ है। हैदराबाद राजधानी है। मूसी नदी के किनारे बसा है। एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा किसकी है? सानिया मिर्जा की। पूछ लेगा कि सानिया मिर्जा की बुक कौन सी है। टेनिस प्लेयर हैं, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2014 में किसी प्राच्य भाषा का दर्जा मिला है? पूछ सकता है आगे भी क्वेश्चन। प्राच्य भाषा का दर्जा 2014 में किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ओडिशा को। किसे? ओडिया यहाँ पर सही होगा। ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने की स्वीकृति प्रदान है। किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? 2018 में इसने की थी। तो अपकमिंग जो भी आपके होंगे वो सबमिट वगैरह बता दूंगी। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओनिल निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? अर्थशास्त्र। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो वो है CV रमन, है ना, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि एक भारतीय क्या रहे हैं? भौतिक वैज्ञानिक शास्त्री रहे हैं। नेक्स्ट 1923 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। 1954 में इन्हें क्या मिला है? भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता किसे मानते हैं? इंद्र को मानते हैं युद्ध का देवता। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 37। मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखना है 137 का ऑप्शन हो जाएगा बी, धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसी सेंड्रोकोटस कहा गया है? इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो पूर्व मध्यकाल में तक्षशिला नहीं था, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुर था। ठीक है ना। क्योंकि बल्कि प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कौन? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि न्याय दर्शन कल या आज कराया मैंने? हाँ, न्याय दर्शन के संस्थापक बताओ भाई। लुसेंट इनफ, जितनी चीज़ें कराई जाएं उतना पढ़ो, ज़्यादा बुकें नहीं। GS के लिए लुसेंट पढ़ो, NCERT सार संग्रह के 1 लाइनर क्वेश्चन हिंदू को देख लो, उत्तराखंड के परीक्षावाणी और BS नेगी के क्वेश्चन लगा लो। हिंदी के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भाई ज़्यादा नहीं आती है, करा देंगे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम है। कौन है न्याय दर्शन के? गौतम है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी किसके द्वारा? तो ये जो लाई गई थी ना अलाई दरवाजे में। अलाई दरवाजे जो कि दिल्ली में है, आपसे पूछेगा अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली। किस दरवाजे में, किस में जो है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई है? अलाई दरवाजे में। ठीक है ना। इसके भारत की पहली इमारत है जिसमें इस्लामी स्थापत्य शैली का प्रयोग। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली कौन सी इमारत है जिसमें इसमें इस्लामी स्थापत्य शैली का प्रयोग हुआ है? तो अलाई दरवाजा है। कुतुब मीनार के समीप से अवस्थित है। इसका जो निर्माण है अलाई दरवाजे का किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। 1993 से ये इमारत जो है यूनेस्को में शामिल है। एक चीज़ बता दूं, इस बार उत्तराखंड B.Ed CUET हुआ था 7 सितंबर को, उसमें यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यूनेस्को के बारे में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन पता कर लेना, गूगल सर्च करो, है ना। मैं आपको हिंट देती जा रही हूँ और बताते चलो। निम्नलिखित में कुछ काम आपके लिए भी तो करना पड़ेगा, आप भी तो करोगे। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो बेटा शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इस सेट को करने के बाद बताना कैसा लगा। अभी 21 वाला भी करा देंगे, वो भी ज़्यादा वो नहीं था। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह कौन था?
अलाउद्दीन खिलजी। 143 का बी, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत सानी फतेहपुर कही जाती है? जामा मस्जिद। कौन सी है? जामा मस्जिद। शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था, ये आपको याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी कौन सी है? सानी फतेहपुरी जामा मस्जिद। तबकात ए अकबरी किसने लिखी है? तबकात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया है? 146 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी से डी अल्मीडा रिलेटेड है, पुर्तगालीज। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो कि 1760 ईस्वी के वॉन्डिवॉश, अच्छा वॉन्डिवॉश का युद्ध कब हुआ? पहला क्वेश्चन 1760 में हुआ। फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिसने जो इसमें पराजित हुआ था। 148 का यहाँ पर काउंट लाली है ना, काउंट लाली जो था इसमें परास्त हुआ था। लाली के द्वारा मद्रास पर कब्जा करने के असफल प्रयास के बाद उसने वांडीवास की लड़ाई में आइटरकूट के साथ ब्रिटिश सेना के साथ क्या करा था? युद्ध करा था, और युद्धों में वो हार गया। तो वांडीवॉश का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश सेना और फारसियों की, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था 1760 में। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत इसे समाप्त किया गया। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो गाइस ये आप लोगों का 2017 का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी के द्वारा प्री एग्ज़ाम 2016 का सॉल्व पेपर फर्स्ट पेपर मैंने करा दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन जो मैंने कराया है वो पसंद आया होगा। पसंद आए तो भाई एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए क्या कंटिन्यू रखना है इसे। तो फिर मैं लाती हूँ आपके लिए 2021 यानी कि लेटेस्ट वाला, आपको थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा और है ना कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कितना इनफ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। मॉर्निंग में मिलते हैं किसके साथ? चंद्रवंश। देखते हैं कौन सा आपका वंश रहेगा, उसे करा देंगे। थैंक यू सो मच।